वो भी हमें स्कैनफ को देना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है स्कैनफ का कि जो भी मैं इनपुट लेने वाला हूँ वो परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दे रहा है कि जो हम इनपुट लेने वाले हैं वो क्या है, एक इंटीजर है और इसको हमें स्टोर करना है इस वेरिएबल में। तो अब वेरिएबल का एड्रेस तुम्हें देना होगा, केवल वेरिएबल का नाम देना काफी नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में। प्रिंटफ के अंदर केवल वेरिएबल का नाम देना काफी रहता है, बट स्कैनफ के अंदर तुम्हें एड्रेस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें एड्रेस बेसिकली इनपुट देना होगा। तो कॉमा के बाद यहाँ जो डालोगे तुम वो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस तुम लोगे कैसे, वेरिएबल के नाम से। अगर तुम्हें उसका एड्रेस पता करना है तो एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करोगे। आ रही बात समझ में। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, एम्परसेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम बोलेंगे पूरा नाम अगर बोलो तो ये एक ऑपरेटर है अपने आप में, एम्परसेंट ऑपरेटर। इट इज यूज टू गेट दी मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द वेरिएबल नेम, ठीक है। उस वेरिएबल को पास कर दोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एम्परसेंट अगर लगा दोगे तो उसका एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पिछली बार भी हमने 32 डाला था, इस बार भी 32 डालते हैं, ठीक है ना। अब देखो आ रहा है आंसर इसका, द इनपुट गिवन बाय द यूजर इज 32। आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव इस प्रोग्राम को बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, प्रिंटफ डाल सकते हो, जिससे यूजर को तुम बता सको कि यूजर को करना क्या है, ठीक है। प्रिंटफ यूजर को तुम बता दो कि प्लीज एंटर अ नंबर, और नंबर के बाद यहाँ स्पेस दे दो। अच्छा एक चीज देखना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि जब भी आप स्कैनफ लिखो तो ये जो देखो डबल कोट्स लिखे हो ना, डबल कोट्स के बाद एक स्पेस दे दो। ये ध्यान रखना, हमेशा स्पेस देना। स्पेस हम क्यों देते हैं, देखो देखो ऐसा हो सकता है कि अगर हम स्पेस ना दें, देखो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो यूजर अगर मान लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, लेकिन समझ सकते हो देखो क्या है। जैसे मान लो कि यूजर ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब ये लिख के आया प्लीज एंटर ए नंबर। अब हो सकता है यूजर ने एक स्पेस बार दे दे, समझ रहे हो, पहले एक स्पेस दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसमें क्या होगा ना कि उसमें कुछ इशू आ सकता है। देखो अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है अगर तुम स्कैनर परसेंटेज डी के पहले कोई स्पेस ना दो तो इशू आ सकता है। हमेशा आएगा नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि उसको लगेगा ना कि यूजर ने एक स्पेस एंटर करवाया है। कैसे समझ सकता हूँ मैं कि इनपुट तुम्हें क्या देना था, इंटीजर देना था, लेकिन यूजर ने उसके जगह स्पेस दे दिया पहले। तो थोड़ा सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है वहां पे, क्योंकि स्पेस भी एक टाइप का कैरेक्टर होता है। आ रही बात समझ में। और अगर तुम यहाँ पे स्कैनफ और डबल कोट्स और परसेंटेज डी के पहले एक स्पेस दे देते हो, इसका ये मतलब होगा, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि परसेंटेज डी के पहले जितना भी वाइट स्पेस है उसे इग्नोर कर दो। आ रही बात समझ में। तो इन दोनों में डिफरेंस है, किसमें ये दोनों लाइन ऑफ कोड में डिफरेंस है। स्कैनफ परसेंटेज डी विदाउट एनी स्पेस, और स्कैनफ ये डबल कोट्स के बाद स्पेस परसेंटेज डी, ठीक है ना। ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। कौन सा बेटर है, राइट वाला। आ रही बात समझ में। आप हमेशा प्रेफर करोगे ये यूज करना। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये कभी कभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं दे रखा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये क्या है, देखो यहाँ पे कोई वाइट स्पेस नहीं छोड़ा है हमने, तो ये जान दो क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करेगा कि यूजर कोई भी वाइट स्पेस नहीं देगा, वो डायरेक्ट जो इंटीजर वैल्यू है वो दे देगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वाइट स्पेस भी आ जाता है, तो उस केस में थोड़ा बहुत इसका ये गड़बड़ कर सकता है, ये प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। तो आप हमेशा ट्राई करोगे इस टाइप का स्कैनफ यूज़ करने का, इस टाइप का स्कैनफ डालने का, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा डबल कोट्स के बाद एक स्पेस छोड़ना होगा और फिर परसेंटेज डी या परसेंटेज सी या परसेंटेज एफ, डिपेंडिंग ऑन आप क्या इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो। इंटीजर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो परसेंटेज डी, कैरेक्टर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो परसेंटेज सी, और फ्लोट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो परसेंटेज एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं
तो ये जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया था, इसको मैं लाइन बाय लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि पहले एक यहाँ तक का भी क्या हो चुका है। देखो एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है एक्स, हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है परसेंटेज, यहाँ पे देखो एक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अभी देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, प्लीज एंटर ए नंबर, ये जो सेकंड लाइन है ना, प्लीज एंटर ए नंबर, जो कोड में देखो लाइन है प्लीज एंटर ए नंबर, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी नीचे वाले दो ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, स्कैन है, अभी ये वेट कर रहा है कि यूज़र इनपुट दे। तो यहाँ पे जब हम इनपुट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 35, अब देखो आ गया आउटपुट, द इनपुट गिवन बाय द यूजर 35। तो क्या हुआ, जब हमने इनपुट दिया 35, अब एक्स का जो एड्रेस है वहाँ पे वो जाके स्टोर कर दिया। आ रही बात समझ में? और अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। गौरव, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ है। अभी देखो, अभी हमने सीखा है, देखो प्रिंट एफ करना वगैरह ये मैंने रिवीजन करवाया है। साथ ही साथ आज हम जो सीख रहे हैं वो है कि इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंट एक्स, और हम जो यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं वो है इंटीजर टाइप का। ठीक है, कोई भी हम यूज़र कोई भी इनपुट डाल सकता है, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि यूज़र किस टाइप का इनपुट देगा, वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये केस लेकर चल रहे हैं कि हम यूज़र से जो इनपुट लेने वाले हैं वो इनपुट इंटीजर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो होता है स्कैनएफ। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो यूज़र देगा वो इंटीजर देगा, तो हमने क्या यूज़ किया है %d। ठीक है, और ये डबल कोट्स के बाद हम एड्रेस डालते हैं वेरिएबल का जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। देखो प्रिंटएफ और स्कैनएफ में ये डिफरेंस है, वहाँ पे हम केवल वेरिएबल का नाम यूज़ करते थे, यहाँ पे हमें वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो एम्परसेंड क्या करता है, एम्परसेंड हमने यूज़ किया देखो एक्स के पहले, इसका ये मतलब है कि एक्स का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो हम पहले तो पा रहे हैं ये परसेंटेज एम्परसेंड का यूज़ करके। ठीक है, और वो हम स्कैनएफ में पास कर देंगे, तो मेमोरी एड्रेस हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि स्कैनएफ %d आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक जिसमें आप डबल कोट्स और %d के बीच में कोई भी स्पेस मत छोड़ो, और स्कैनएफ %d इसमें देखो हमने एक स्पेस वाइट स्पेस छोड़ रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ऐसा है। चलो ये सब हटाओ, पहले ये बकवास हटा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि यूज़र से आप एक इनपुट ले रहे हो इंटीजर, ठीक है ना, तो ये स्पेस देना या ना देने का क्या मतलब है। देखो जैसे मान लो कि यूज़र ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यूज़र से क्या हो सकता है, एक स्पेस भी तो डाल सकता है, उसके बाद वो मान लो नंबर डाले। विनायक तुम अपना माइक जो है ऑन कर लो। हाँ, तो देखो ऐसा है, अब देखो जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो अब यहाँ पे बिना वाइट स्पेस के भी तो वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है, और एक होता है कि गलती से मान लो कि उसने स्पेस दे दिया यूजर ने, उसके बाद वैल्यू डाला, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो देखो जो वाइट स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उस वाइट स्पेस को इग्नोर करना है। आ रही बात समझ में? मैं उसे नहीं चाह रहा हूं ना स्टोर करना, मुझे तो इंटीजर से मतलब है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसको इग्नोर करने के लिए स्कैनएफ के पहले अगर तुम ये वाइट स्पेस डाल देते हो, ठीक है ना, ये %d के पहले, इसका ये मतलब होगा कि तुम बोल रहे हो कि जो भी उस यूजर ने वाइट स्पेस डाला है वो सब कुछ तुमको इग्नोर करना है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो जितना भी वो स्पेस देगा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो भी वैल्यू डालेगा वो तुम्हारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
हाँ हाँ, तो अगर मान लो कि तुम स्कैनफ में परसेंटेज डी के पहले वाइट स्पेस नहीं डालते हो, तो ये कुछ कुछ एरर दे सकता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि जानते हो वो क्या क्या करेगा, वो ट्राई करेगा वाइट स्पेस को इंटीजर में स्टोर करने का। आ रही बात समझ में? क्योंकि वाइट स्पेस भी खुद अपने आप में एक कैरेक्टर होता है। ठीक है। ठीक है, तो माइक माइक ऑफ कर दो, मैं आगे बताता हूँ। तो ठीक है यार, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम वाइट स्पेस नहीं देते हैं तो कुछ इशू आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम में आ ही जाए, लेकिन मैंने देखा है कि एरर्स आते हैं, और ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि तुम परसेंटेज डी के पहले एक स्पेस दे दो। देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके कि कुछ एरर आ रहा है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आए। ठीक है, ये तो सिस्टम ठीक काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो, बट मैंने बता दिया कि अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, तो हमें ऐसा करना है। तो चलो यार, एक हम सैम्पल प्रोग्राम करते हैं, एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम इन सी विच टेक्स टू नंबर्स, टू integer values as input from user and print their sum, product and difference। ठीक है, सभी ट्राई करो। ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे चैट में भी डाल दे रहा हूँ। तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है सी में, जो कि दो इंटीजर वैल्यूज एज इनपुट लेगा यूज़र से। ठीक है, और उनका सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, उन दोनों नंबर्स का प्रिंट करेगा। ट्राई करो इसे। ये एड्रेस के लिए सही कह रहा हूँ, ये मैं ये चैट में डाल दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ करो, जो तुम कह रहे थे कि परसेंटेज एक्स इज़ फॉर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वो सही है। जो तुम्हारा, सॉरी परसेंटेज नहीं है, एम परसेंट जो ऑपरेटर है वो एड्रेस को पाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर तुम्हें एक्स का एड्रेस पता करना है, तो उसके पहले तुम एम परसेंट ऑपरेटर यूज़ कर लोगे। एम परसेंट मतलब वही एंड। ठीक है, यूज़ कर लोगे, उससे तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा। और स्कैनएफ में जो हम डालते हैं वो एड्रेस डालते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हम एम परसेंट एक्स यूज़ किए हैं। ये क्वेश्चन सभी को मिल गया होगा। राइट अ प्रोग्राम इन विच इन सी, तुम्हें सी के अंदर प्रोग्राम लिखना है। ये मैंने क्या लिखा है, इन सी। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, तुम्हें सी में प्रोग्राम लिखना है विच टेक्स टू इंटीजर वैल्यूज एज इनपुट फ्रॉम यूजर and print their sum, product and difference। इसको ट्राई करो सभी। जो भी तुम्हारा कोड हो तुम भेज सकते हो चैट के अंदर। एक काम करो, तुम लोग कोड पूरा मत लिखो, कोई एक माइक ओपन करके थोड़ा सा आइडिया मुझे दे दे कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि कोड लिखना। तो कोई एक जिसको लगता हो कि बता सकता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हम्म।
एडिशन, डिफरेंस, चलो सही है, सही है, सही है बताएं। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कोड जल्दी से हो जाए। तो जे डूडल पे ही करके तो मैं दिखा देता हूँ। जे डूडल मैं इतना यूज़ करके दिखाया नहीं हूँ सभी को। देखो इसमें ऐसा करेंगे अपन, ये जे डूडल सभी को साफ साफ दिख रहा है, सभी को सही दिख रहा है। चलो ठीक है, तो चलो मैं पहले तो दो वेरिएबल्स बना देता हूँ जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम ऐसा रखो कि जो वो काम करता है उसके हिसाब से नाम रखो, ठीक है। तो पहले का मैंने नाम रख दिया num1, दूसरा का नाम रख दिया num2, ठीक है। हमने यूज़र से बोला printf एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहला नंबर एंटर कराने के बाद उसको हम scanf करा दिए किसमें, हम पहले तो नम वेरिएबल में स्टोर कर दिए पहला नंबर, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे के साथ करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यही चीज़ यहाँ पे बस केवल सेकंड डाल देना दोबारा। तो जो सेकंड नंबर है वो हम num2 में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये क्लियर होगा। स्कैनफ हम दो बार यूज़ करना पड़ेगा, पहले नंबर के लिए एक बार और दूसरे नंबर के लिए एक बार, ठीक है। हाँ, इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ एक ही स्कैनफ में कर सकते हैं इनपुट चाहे तो। परसेंटेज भी दो बार लिखना पड़ेगा, जहाँ पे num1 num2 लिखा है यहाँ पे कॉमा num1 कॉमा एम्परसेंड num2 करना होगा, ठीक है। तो वो सब भी किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ों को साफ दिखाने के लिए अलग अलग दोनों का printf और scanf यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या हो चुका है, दोनों नंबर यूज़र इनपुट दे चुका है और हम दोनों नंबर से इनपुट कर चुके हैं, ठीक है। अब चाहे तो तुम नए नए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो अलग अलग सब के लिए, कि सम बराबर क्या है, सम वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, num1 प्लस num2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट होती है ये इस टाइप के चीज़ों में जहाँ पे तुम्हारा इक्वल टू साइन आता है, वहाँ पे सबसे पहले तो आप राइट साइड पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और जो कुछ भी आए वो लेफ्ट साइड में उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो num1 में जो वैल्यू है वेरिएबल में और num2 में जो वैल्यू होगी, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये एडिशन ऑपरेटर है, इन दोनों के बीच में हमने एडिशन का सिंबल लगाया ना, इसको बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। ये इन दोनों का सम करके सम में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये चाहे तो ऐसे कर सकते हो तुम, प्रोडक्ट इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, num1 मल्टीप्लाइड बाई num2, और थर्ड इंट डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, num1 माइनस num2, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर देंगे printf दिस सम इज व्हाट, परसेंटेज डी कॉमा प्रोडक्ट इज परसेंटेज डी एंड डिफरेंस इज परसेंटेज डी स्लैश एन क्या है, सम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा डिफरेंस, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसमें जो तुम्हें इनपुट दोगे वो यहाँ पे सारे इनपुट एक साथ दे देने होंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ना स्टैंडर्ड इनपुट, तो मान लो मैं पहला नंबर दे देता हूँ 32 और दूसरा नंबर दे देता हूँ 60, इन दोनों को अलग अलग लाइन में इनपुट दे देना, ठीक है ना। इसको यार वहीं पे एग्जीक्यूट करें तो बेटर रहेगा, यहाँ पे printf का कोई काम पड़ नहीं रहा है। चलो मैं क्या करता हूँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। और सारा कोड मैंने मिटा दिया।
इसके बी स्टार आना चाहिए। ठीक है ना, कोड हमारा आ गया है, उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। कोड सबको दिख रहा है सही से? इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो पहला आया एंटर द फर्स्ट नंबर। मान लो यूज़र ने डाला 32, एंटर द सेकेंड नंबर, यूज़र ने डाला 60। ठीक है, देखो क्या दे रहा है, द सम इज 92। सही है ना, 60 + 32 92। प्रोडक्ट क्या होगा, 16 × 32 19 20, और डिफरेंस क्या है -28। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सा आपका समझ लो एक टाइप का कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो सारे जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हो आप यहाँ पे। ये कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्कैन ऐप आपको समझ में आ गया होगा। यूज़र से आप चाहे तो कैरेक्टर भी ले सकते हो, आप चाहे तो फ्लोट नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो सारे आप ट्राई कर लेना। मैं कोई असाइनमेंट ट्राई करूँगा आपको दे दूँ जिसमें सारे बाकी भी डेटा टाइप्स का यूज़ आ जाए। तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा समझने के लिए कि क्या होता है आपका स्कैनर फंक्शन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 2 का ही पार्ट था। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं आज का। लेक्चर 3 पूरा आपका ऑपरेटर्स पे है। ऑपरेटर्स का दिख रहा है ना, विनायक बता दो दिख रहा है सही? ओके, तो यार ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे वेरिएबल्स पे ऑपरेट करती हैं और कोई उससे रिजल्ट निकालती हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखो कई ऑपरेटर्स का यूज़ कर भी चुके हैं पहले, ये सारे ही ऑपरेटर्स हैं। देखो हमने क्या क्या यूज़ किया है। असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये मैंने बताया एम्परसेंड ऑपरेटर, ये एड्रेस को लेने के लिए होता है। किसी भी वेरिएबल से उसका एड्रेस अगर निकलवाना हो तो एम्परसेंड का यूज़ कर लो। ठीक है, असाइनमेंट हो गया। ये क्या है, ये जो स्टार हमने यूज़ किया है num1 स्टार num2, ये आपका प्रोडक्ट ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस, ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना, तो इतने ऑपरेटर तो वैसे ही हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, हर एक को हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ऑपरेटर आपके इतने टाइप के हैं, टोटल आपके 5 टाइप के हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो जनरली जो अभी तक हम यूज़ किए हैं प्लस माइनस जो भी अर्थमेटिक में यूज़ होते हैं ना, वो सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया, जो इक्वल टू का साइन था वो क्या था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वही आपके आ जाएंगे प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे आपके असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है ना, फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहला समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉडुलस, ये सारा तो सबको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। मॉडुलस समझ लेते हैं। मॉडुलस क्या करता है, देखो अगर x मॉडुलस y कर रहे हो, इसका ये मतलब होता है कि x को y से डिवाइड करो, जो उसका रिमाइंडर है वही उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, x को y से डिवीज़न करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। देखो अगर देखो ऐसा हो 23 मॉडुलस 5, इसका देखो आंसर क्या आएगा। इस लाइन का ये मतलब है कि 23 को डिवाइड करो 5 से, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो 23 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 4 जा 20 होगा, 3 बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, वैसे ही
11 मॉडुलस 3 कितना आएगा, यानी कि 11 को डिवाइड करो 3 से, जो रिमाइंडर आए वो आंसर होगा। तो 3 3 सा 9, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 11 मॉडुलस 3 का आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, और 5 मॉडुलस फॉर एग्जाम्पल 10, इसका क्या आंसर आएगा। 5 को डिवाइड करो 10 से, जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। तो 10 कितनी बार जाएगा, 0 बार। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5। ठीक है ना, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 5। ऐसा भी समझ सकते हो कि जब भी जिससे तुम मॉडुलस ले रहे हो उससे दूसरा नंबर छोटा है तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका आंसर बताओ सभी, अब तो समझ में आ ही गया होगा। हो सकता है बहुत लोगों ने पहले से पढ़ा भी हो ये चीज़, तो मैं डायरेक्ट चैट में पूछता हूँ, इसका आंसर बताओ। आंसर पूरा डाल दिया था घोड़ों ने। सही है। हाँ, स्कैनएफ मैंने बताया था, शॉर्ट में भी कर सकते हैं अपन, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन क्लीनलीनेस के लिए हमने अलग अलग भी किया है। चलो इसका आंसर बताओ सभी। 17 मॉडुलस 6, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ सही है, 5। 6 2 जा 12, 5 बच जाएगा। हाँ यार, समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आसान सा, मैं और सवाल नहीं पूछूंगा इस पर। तो ये तुम्हारा था क्या, ये भी चल रहा है मॉडुलस। मॉडुलस क्लियर हो गया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैं बता देता हूँ दोनों, एग्जीक्यूट करके सबसे अच्छा रहेगा। देखो ऐसा है कि यहीं पे करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सबसे पहले इंक्रीमेंट कर, जैसे नाम है इंक्रीमेंट करना मतलब क्या, बढ़ाना। तो ये चीज़, ये जो ऑपरेटर होता है ना प्लस प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ साइज। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ फैमिलियरिटी बहुत है दोनों में, सही बात है। लेकिन ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेंगे जो तुम सी से अच्छा समझ सकोगे, जैसे पॉइंटर्स वगैरह तो नहीं समझ पाओगे उससे, पाइथन से। और भी कई चीज़ें हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट करना मतलब क्या, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है, सैलरी इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, सैलरी का बढ़ना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है ना, कि जो भी आपका वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 1 से बढ़ा देगा उसको। जैसे मान लो इंट p इज इक्वल टू 13 है, या 12, 13 कुछ भी ले लो, 13 ले लिया मैंने। ठीक है ना, अगर मैं p प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, p प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा p में जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो। आ रही बात समझ में। तो अब देखो अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ, इसकी वैल्यू p की, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ p इज परसेंटेज d, कितनी वैल्यू है, यहाँ मैं p डाल दूंगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इनपुट कुछ चाहिए नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो क्या आता है आंसर इसका, देखो क्या आ गया, वैल्यू ऑफ p इज 14। ठीक है, अच्छा इसको अच्छा करते हैं, रुक जाओ। अब देखो हमने एक बार और p प्लस प्लस किया, फिर एक बार और p प्लस प्लस किया, फिर से p की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, उसके बाद एक बार और p प्लस प्लस, एक बार और p प्लस प्लस, एक बार और p प्लस प्लस, और फिर प्रिंट किया। पता है इसका आउटपुट क्या आएगा सभी, इसका आउटपुट क्या आएगा, चैट में डाल दे रहा हूं मैं इसको। पहली बात तो एक आउटपुट नहीं आएगा, ये जाने रखना, एक आउटपुट नहीं है, क्योंकि प्रिंटएफ मैंने 3 यूज किए हैं। प्रिंटएफ 3 यूज किए तो तीनों का आंसर बताओ। एक ही लाइन में तीनों वैल्यू लिख दो स्पेस देके,
मैं स्क्रीन दोबारा शो कर देता हूँ तुम्हें जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। यह कोड पे ही है। चैट से कॉपी कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, अपने मन में ही एग्जीक्यूट करके बताना है, ठीक है ना, कि क्या वैल्यू आएगी।